है तो एक बैंक के बारे में तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होगी बंधन बैंक की, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी बैंक है। जून तिमाही के नतीजे पे जो है ओवरऑल कमज़ोर आए हैं, लेकिन एनपीए पर दबाव दिखा है। इसमें सुधार की क्या रणनीति रही, एमएफआई सेगमेंट में प्रदर्शन कैसा रहा, इन तमाम पहलुओं पर नतीजों को समझेंगे। साथ साथ ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ पार्थो प्रतिम सेनगुप्ता। नमस्कार पार्थो सर। आप सबसे पहले आप बताएंगे कि कैसे जो है नतीजे रहे हैं, खास करके एमएफआई सेगमेंट में यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट देखने मिला है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत देखने मिल रहा था, और अगर रिबाउंड होता है तो कितना होगा और नए गार्ड रेल से क्या इम्पैक्ट आएगी बिजनेस में। माइक्रो फाइनेंस बुक को अगर आप देखेंगे तो पिछले साल Q3 से Q3 से सडनली लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस ये सेगमेंट में आ पड़ा है। इसका डेलिक्वेंसी रेट बढ़ी, एनपीए रेट भी बढ़ा, और इसके चलते हम लोग ने स्थिर किया था कि हम लोग ये बुक में स्लोली ग्रो करेंगे और हम लोग थोड़ा मॉडरेट करेंगे ये एडवांस को, और वही हमने किया। तो लास्ट ईयर करीब हमारा 2024 से 2025 में करीब 6,000 करोड़ से ऊपर का डिग्रोथ हुआ था, और हमने अभी भी जो चैलेंजेस है वो पूरी तरह से ओवरकम नहीं हुआ। उसके ऊपर सर्टेन गार्ड रेल्स आप जानते हैं कि एमफिन की तरफ से जो लागू हो गया है, उसका भी कुछ इम्पैक्ट फ़िलहाल देखा जा रहा है। तो ये इसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से Q3 Q4 में ये पूरी तरह से निकल जाएगा, और जबकि माइक्रो फाइनेंस फिर स्टेबल पोजीशन पर आ जाएगा फॉर दैट। तो इसी के कारण इस साल भी अगर आप देखेंगे सिक्वेंशियली ईवी बुक में अगर हम थोड़ा बहुत डिग्रोन किए हैं, करीब 6% हमने मार्च से ये बुक में डिग्रोन किया है, तो हम लोग सोच रहे कि सितंबर तक शायद हमने मार्च का फिगर अचीव कर लेंगे, और दिसंबर मार्च जबकि ये सब गार्डरेल का इम्पैक्ट और बाकी जो चैलेंजेस जो था रिकवरी और कलेक्शन के आधार पर फॉर दैट ईयर, तो हम लोग सोच रहे फॉर दैट ईयर कि Q3 Q4 में हम लोग डिसबर्स कर पाएंगे, और जो हमारा एक टारगेट है कि एटलीस्ट 8 से 10% ये बुक में हम ग्रो करेंगे मार्च के ऊपर, तो ये शायद हम अचीव कर पाएंगे माइक्रो फाइनेंस में। तो फिलहाल जो चैलेंजेस है काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि उसका तो रिकवरी हुआ है, क्योंकि अगर हम अपना डेलिक्वेंसी बुक को देखते हैं तो SMA1 करीब एक ही जगह में है, और SMA2 जो है वो अभी घटते हुए दिखाई जा रहा है। मेरे ख्याल से आगे जा कर के SMA2 बुक्स भी अगर इस तरह से घटते रहेंगे तो NPA भी कम होगा, स्लिपेजेस भी कम होगा। बिल्कुल पार्थोदा, एक और सवाल रहेगा कि पहले क्वार्टर में जो ओवरऑल डिसबर्समेंट्स कैसे दिखने मिले हैं, थोड़े से म्यूटेड ज़रूर आए थे, कुछ इंप्रूवमेंट देख सकते हैं क्या दूसरे तिमाही से, और ओवरऑल अगर क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो सिस्टम में कैसा क्रेडिट ग्रोथ लग रहा है? हाँ, बैंक में लिक्विडिटी काफ़ी है, फिर भी क्रेडिट ग्रोथ धीमी है, क्योंकि क्रेडिट का जो डिमांड है वो अभी तक इंडस्ट्री में आ नहीं पाया। पर अभी मेरे ख्याल से अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो इसके कारण, और दूसरी बात कि हमारे जो रेट कट्स हुए हैं इसके कारण, और इन्फ्लेशन रेट भी घट रहा है, ये तीनों कारण इसमें मैं कह सकता हूँ कि इकोनॉमी में अभी क्रेडिट ग्रोथ का एक माहौल बना है, और ज़रूर हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ Q3 ऑनवर्ड्स काफ़ी हद तक इसका जो परसेंटेज ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी, और Q2 तक ये कह सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा बहुत बढ़ेगा फॉर द डे। पर माइक्रो फाइनेंस डिसबर्समेंट जो आप बोल रहे हैं, तो वो Q1 में तो हम पहले ही कह दिए थे कि ये चैलेंज है और इसमें हम लोग कभी उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे, और डिसबर्समेंट उतना हुआ भी नहीं। मैं इतना ही देख रहा हूँ कि जुलाई से मेरा डिसबर्समेंट रेट थोड़ा बढ़ा है, जो कि हमने जनवरी फरवरी में किया, या जो हमने अप्रैल में जून किया है, उससे डिसबर्समेंट रेट बढ़ा है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो चैलेंजेस जो Q2 तक अगर ख़त्म हो जाएगी तो Q3 से ज़रूर डिसबर्समेंट बढ़ेगी, और हमारा जो टारगेट है 8% एटलीस्ट ग्रोथ अचीव करना इस सेगमेंट में, ये शायद हम कर पाएंगे। और पार्थोदा, SME बुक, जो SMA बुक होता है, ये थोड़ा सा कम आ गया है, और मतलब कम डाउन हुआ है, लेकिन जो ओवरऑल NPA है ये सरप्राइजिंगली ज़्यादा बढ़ गया। अब आप वित्त साल 2024 में देखते हैं क्या लेवल्स आ सकते हैं, ज़रा बताएं। आप देखिए थोड़ा बहुत मार्जिनल इंक्रीज हुआ है NPA बुक में, 4.7% था मेरा लास्ट ईयर, अभी
5% करीब हुआ है। इसका एक ही कारण है कि जो ईबी बुक का जो चैलेंजेस वो ख़त्म नहीं हुआ, स्लिपेजेस उसमें ही ज़्यादा हुआ, इसीलिए इस तरह से बढ़ा है। पर आगे जा कर के जो हमारा टारगेट है कि साल के अंत तक, फिनेंशियल ईयर के अंत तक हम 4.5% एनपीए में ले आएंगे, तो हमें ये उम्मीद इसीलिए देख रहा है कि मेरा माइक्रो फाइनेंस बुक में SMA-2 घट रहा है और SMA-1 वही स्थितिशील पोजीशन पर है। तो अगर ये दो चीज़ इसी तरह से बने रहे अगर, तो आगे जाके मेरा एनपीए भी थोड़ा बहुत रिकवरी होगा। और इसके ऊपर भी हमने अभी रिकवरी और जो कैश रिकवरी और इसमें भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिया है। वहाँ पर हमने नए लोग रिक्रूट किया है, हमने एजेंसीज़ को भी दिया है, तो हमने इसका ब्रांड भी थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सब मिला के हमें पूरी उम्मीद है कि 4.5% जो हमने एनपीए साल के अंत तक जो हम लोग उम्मीद की है उसको हम रख पाएंगे। और पार्थो जी, कितना रेट कट जो है पास हुआ गया है और कितना पास होना बाकी है? आप कैसे ये इम्पैक्ट देखने वाले हैं? आपने थोड़े दिन पहले कहा था कि निम्स जो है गिरेगा लगभग 50 से 60 बेसिस पॉइंट्स में अगले 2 से 3 साल में। ऑलरेडी देखा जाए तो 30 बेसिस पॉइंट्स तो गिर चुका है, तो और कितना निम्स गिरने वाला है? आरबीआई का रेट कट का ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट हमने फर्स्ट क्वार्टर में पास ऑन कर दिए और 1 जुलाई से बाकी 75% पास ऑन कर दिए। पर हमारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। पहली बात यह है कि हमने कॉस्ट ऑफ फंड्स अप्रैल में ही हम लोग उसको रिड्यूस किए थे और इसके चलते ऑलरेडी Q1 में हमको 19 बेसिस पॉइंट का एक्स्ट्रा हमको पॉजिटिव इफेक्ट मिला है। और जैसे पुराने फिक्स डिपॉजिट्स मैच्योर्ड होते जाएंगे और नए फिक्स डिपॉजिट्स रिन्यूअल होते जाएंगे, तो उसका रेट कट और इसका इफेक्ट हमको और ज़्यादा मिलेगा और उससे थोड़ा बहुत कॉस्ट ऑफ फंड्स मेरा घटेगी। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि हमारा जो बुक्स है उसमें 50% ऑलमोस्ट आज के दिन में वो फिक्स रेट पर है, तो केवल 50% में ही इसका असर पड़ रहा है। थर्ड जो पॉइंट है कि जो स्लिपेज जो हम बोले कि उसको आप देखें कि स्लिपेज का जो ट्रेंड है वो घटती हुई ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड अगर बनी रही और हमने कलेक्शन और रिकवरी के ऊपर ज़्यादा एफर्ट दिया है तो हमारा इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ेगा, क्योंकि मेरा एनपीए कम होगा तो मेरा इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ेगा। तो ये 3-4 चीज़ को देखते हुए मुझे पूरा उम्मीद है कि हालांकि थोड़ा बहुत तो मॉडरेशन नीम में होगा। वो हम पहले भी बोले थे, आज भी हम बोल रहे हैं फॉर दैट कि नीम में थोड़ा बहुत मॉडरेशन होगा, पर इसका काफ़ी हद तक इफेक्ट आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल ये जो 3-4 फैक्टर हम बोले हैं ये इससे हम अपना जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी उसको हम बना पाएंगे। और पार्थो जी, बैंक ने एक टारगेट दिया था 15 से 17% CAGR ग्रोथ आ सकता है एडवांसेस में अगले 3 साल को लेके। आप इस गाइडेंस के साथ अभी भी सहमत रहने वाले हैं? और वित्त साल 2026 के लिए क्या टारगेट रहेगा? डिपॉजिट्स के लिए भी, दोनों ही बारे में आप बताएं। तो एडवांसेस का ग्रोथ का कोई गाइडेंस हमने चेंज नहीं किया है। जून क्वार्टर में हर एक साल ही थोड़ा बहुत एडवांसेस ग्रोथ कम होता है। और अगर आप हमारे पूरे अगर सेगमेंट्स को देखेंगे तो ईबी को छोड़कर बाकी सब जगह हमने अच्छी ग्रोथ की है। सो हमारा रिटेल बुक में 70% ग्रोथ हुआ है, हमारे कॉर्पोरेट बुक में 40% के ऊपर ग्रोथ हुआ है और हमारे हाउसिंग बुक में 15% का ग्रोथ हुआ है। तो ये ट्रेंड बजाय रखेंगे अगले 2-3 क्वार्टरों में। और इसके ऊपर हमने जो पहले जो किए थे कि ईबी बुक में अगर जो अभी जो चैलेंजेस है वो अगर Q2 तक पूरा ख़त्म हो जाए तो Q3 से इसका भी ग्रोथ आएगी। और हमने जो 8% का ग्रोथ ओवरऑल हमने जो ईयर एंड टारगेट किया है मार्च 25 से, तो हम अगर ये अचीव कर लेंगे तो एडवांसेस भी 15-16% का ओवरऑल ग्रोथ आ जाएगा। और ये हमें जी बिल्कुल। आखिरी सवाल रहेगा। लास्ट टाइम जो है बैंक करंटली कह रहे थे कि CGFMU इंश्योरेंस जो है नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी क्या इसका वैल्यू है? आपने कहा कि फ्यूचर यूज़ पे शायद आ सकता है, तो इसकी कुछ टाइमलाइंस है तो ज़रा बताएं। तो इसको हम लोग अभी भी इवैल्यूएट का स्टेज में ही है, क्योंकि इसका कुछ फाइन प्रिंट्स है, अभी भी हमें कुछ कुछ क्लेम्स मिलना बाकी है, तो हमने उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और ये फाइन प्रिंट्स को इवैल्यूएट करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी तो अगर चैलेंजेस कम होते जाएंगे या स्लिपेजेस घटते जाएंगे तो बट इसको हमको देखना पड़ेगा ओवरऑल व्यू से। अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं किया है, तो हो सकता है कि ये क्वार्टर में हम कुछ एक डिसीजन ले कि कितना हम लोग कवर करें और कब से कवर करें। धन्यवाद पार्थो जी, आपने पूरी बैंक की जो है पूरी अर्निंग्स के बारे में बताया और आगे जाते हुए क्या गाइडेंस रहेगा उस पर भी आपने विशेष टिप्पणी दी। लेकिन बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर
और अब छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार विवेक जी से डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटली बंधन बैंक कहाँ स्टैंड करता है